हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 7 हिंदी कहानी का हम फटाफट से यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। लास्ट टाइम पर ये क्वेश्चन आप जरूर रिवाइज करके जाना, जो भी यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं। उसके अलावा अगर आप टीजीटी पीजीटी या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो क्लास को, और सब्सक्राइब कर लिया करो जो भी नए आते हैं चैनल पर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी राही राही नामक कहानी, जो कि हमारे सिलेबस में है और ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। ये किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सीधे साधे चित्र। सीधे साधे चित्र में ये संकलित है, ये ध्यान रखना है। महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में ये किस पात्र का कथन है? तो ये बुजुर्ग विधवा का कथन है। इसमें दो तीन ही पात्र रहते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी आप जानते हैं माधवराव सप्रे के द्वारा लिखी गई है। माधवराव सप्रे के द्वारा का ये कहानी लिखी गई है, आपको पता होना चाहिए, जो कि 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये जरूर याद रखना। और आधुनिक खोजों के अनुसार इसे अब पहली कहानी भी माना गया है। और जो बुजुर्ग विधवा है वो जमींदार से ये वाली बात कहती है जिसने उसकी झोंपड़ी पर कब्जा कर लिया होता है। रंगभेद एवं पक्षपात का चित्रण, सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह, कोलकाता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर व्यंग्य, अंग्रेजी सरकार के न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य आदि किस कहानी के विषय हैं? तो ये चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? तो सबसे पहले यही कहानी आती है जो कि बंग महिला के द्वारा लिखी गई है। राजेंद्र बाला घोष, जो कि पहली महिला कहानीकार भी मानी जाती हैं, इन्होंने लिखी है चंद्रदेव से मेरी बातें। इसमें अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। चंद्रदेव कोई पत्र लिखती हैं बंग महिला जी, और उसमें ये सारी बातें कहती हैं। और इसमें ध्यान रखना है, इसमें दो ही पात्र हैं, एक बंग महिला यानी कि जो लेखिका है, और दूसरे केवल चंद्रदेव हैं। दुलाई वाली कहानी का, और ये भी ध्यान रखना, ये जो कहानी है वो 1904 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। 1904 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन कब और किस पत्रिका में हुआ था? तो ये 1907 ईस्वी में हुआ था, सरस्वती पत्रिका में। ये भी बंग महिला के द्वारा लिखी गई कहानी है। ये दोनों कहानियां इनकी हमारे सिलेबस में है, ये ध्यान रखना है। अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इन्हें दया ना आवे। ये पंक्तियां किस कहानी की हैं? तो ये दुलाई वाली की हैं। इसमें दुलाई का अर्थ पूछ लिया जाता है। तो दुलाई का जो अर्थ होता है वो सिर पर ओढ़ने वाली चुनरी होता है। ठीक है, ओढ़ने वाली चुनरी जो होती है, चुनरी ओढ़ने वाली होती है वैसे, है ना, चुनरी इसका अर्थ है। चुनरी या चादर जो भी ओढ़ के बैठा हुआ था वो लड़का। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह, जो कि 1933 में प्रकाशित हुई थी, इसमें किस पात्र ने क्या खरीदा है? तो थोड़ा सा इस पर आप नज़र मार लीजिए। हामिद खरीदता है चिमटा। ठीक है, हामिद ने क्या खरीदा है? चिमटा खरीदा है, जो कि इसमें मुख्य पात्र है। मोहसिन क्या खरीदता है? तो भिस्ती। मोहम्मद ने सिपाही खरीदा था, नूरे ने वकील। सम्मी धोबिन और खंजरी खरीदती है, ये ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, इस कहानी में बुजुर्ग दिल फिगार को कहाँ बेचता है? तो ये पूरब की ओर हिंदुस्तान में बेचता है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन ये भी प्रेमचंद की कहानी है, और इसमें जो बुजुर्ग है वो दिल फिगार को भेजता है पूरब की ओर हिंदुस्तान में। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किस पत्रिका में और कब प्रकाशित हुआ था? तो ये कहानी प्रकाशित हुई थी जमाना पत्रिका में, जो कि 1908 ईस्वी में हुई थी। किरण, नरेंद्र, किन्नरी, मोहन, योगीश्वर, ये सारे के सारे किस कहानी के पात्र हैं? तो ये कानों में कंगना के पात्र हैं। कानों में कंगना किसकी कहानी है? कानों में कंगना किसकी कहानी है? ये आपको जरूर पता होगा। किरण, नरेंद्र, किन्नरी, मोहन और योगीश्वर। कानों में कंगना, ये जरूर हमें देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। कानों में कंगना किस प्रकार की कहानी है? तो ये आत्मकथात्मक कहानी है, जो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1913 ईस्वी में।
ये राधिका प्रसाद की कहानी है, ध्यान रखना। त्याग एवं वीरता, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि, देश प्रेम, वचनबद्धता, पूर्व दीप्ति शैली, सैन्य जीवन एवं युद्ध की विभीषिका का चित्रण किस कहानी में किया गया है? तो ये किया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो कहानी है उसने कहा था। इसमें ये सारी विशेषताएं हैं जो कि 1915 में ये भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा इसी में प्रकाशित हुई थी उस समय पर जो आई थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक रहे थे 1903 से 1920 तक। बेकारीन, बिसाती, अपराधी, रूप की छाया, स्वर्ग के खंडर में, ममता, आकाशदीप, ये जयशंकर प्रसाद की सारी कहानियाँ किस कहानी संग्रह में संकलित हैं? तो ये आकाशदीप में संकलित हैं जो कि 1929 में आया था। इनकी एक कहानी है जो हमारे सिलेबस में है, आकाशदीप। आकाशदीप कहानी भी आकाशदीप नामक जो कहानी संग्रह उसी में संकलित है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे, मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। ये पंक्तियाँ आकाशदीप कहानी में किसकी हैं? तो ये चंपा की पंक्तियाँ हैं। आकाशदीप कहानी में चंपा की ये पंक्तियाँ हैं, ये ध्यान रखना है। कुंभ में छोटी बहू, भाई बहन, दलिया, हृदय परीक्षा, ये कहानियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये राजेंद्र बाला घोष की कहानियाँ हैं सारी। चंपा अपने पिता की मृत्यु का कारण किसे मानती है? तो ये बुद्धगुप्त को मानती है। अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक कौन है? अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक कौन है? तो ये जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर, नैनीताल और होटल डी पब स्थान का वर्णन किस कहानी में किया गया है? तो ये अपना अपना भाग्य में ही किया गया है, नैनीताल और होटल डी पब। तीसरी कसम कहानी में हीरामन ने कौन से 3 काम ना करने की कसम खाई थी? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चोरी का सामान कभी भी अपनी गाड़ी में नहीं लादना, क्योंकि जो तीसरी कसम कहानी है मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु जी की, इसमें हीरामन गाड़ी चलाने का काम करता है। गाड़ी यानी कि जो पहले बैलगाड़ियां होती थी, और वो 3 काम ना करने की कसम खाता है कि कभी भी अपनी गाड़ी में वो चोरी का सामान नहीं लेके जाएगा, बांस की लदनी नहीं करेगा। वो कहता है कि बांस की लदनी करने से बांस इतने लंबे होते हैं कि उनका ना आगे ना पीछे, मतलब आगे वाले को भी लग सकता है और पीछे वाले को भी लग सकता है, ठीक है, उसका आगवा पिछुआ दोनों निकले रहते हैं, ऐसा वो बोलता है। कंपनी की औरतों को गाड़ी में नहीं बिठाना, ये भी उसने कसम खा रखी थी, हालांकि वो बाद में हीराबाई को बिठा लेता है। कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है, ये किसका कथन है? तो ये जैनेन्द्र कुमार का कथन है कि कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। मारे गए गुलफाम कहानी किस कहानी संग्रह में और कब प्रकाशित हुई थी? तो ये ठुमरी में प्रकाशित हुई थी 1959 ईस्वी में। हीराबाई किस नौटंकी कंपनी में काम करती थी? तो ये मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में काम करती थी, मथुरा मोहन, याद रखना है। कुरमा टोली, बबुआन टोली, कोयरी टोली, मलदैया टोली, ये किस कहानी में उल्लेखित हैं? ये सारी की सारी तो लाल पान की बेगम जो कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु जी की, इसमें इनके नाम आते हैं। कहानी में लाल पान की बेगम किसे कहा जाता है? तो बिरजू की माँ को कहा जाता है। लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू, जिसका असली नाम पूछा जाता है, मतलब उसका मूल नाम क्या था? तो ये ब्रज मोहन था, और यही ब्रज मोहन आपको पूछा जाएगा, है ना। पिछली बार क्वेश्चन आया था उसमें ब्रज ऐसे भी लिखा हुआ था, उसमें ब्रज ऐसे भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये जरूर आपको याद रखना है क्योंकि यही पूछा लिखा हुआ है उनकी मूल किताब में। कितने वर्ष का बच्चा है? तो ये 7 वर्ष का बच्चा होता है। गैंग्रीन यानी कि रोज कहानी को अज्ञे ने किस स्थान पर और कब लिखा था? तो ये इन्होंने डलहौजी जेल में लिखा था, मई 1931 में। मई 1931 में लिखा था डलहौजी जेल में। एक और क्वेश्चन है यहीं से पूछा जाता है जो अन्य गद्य विधाओं में, कि अरे यायावर रहेगा याद, इसमें इन्होंने वो कहाँ पर लिखा था, है ना। और एक माटी की मूर्त है जो इनका रेखा चित्र थे, हाँ, अरे मतलब माटी की मूर्त है नामक जो रेखा चित्र है वो इन्होंने हजारीबाग सेंट्रल जेल में लिखा था, है ना। गैंग्रीन कहानी किस शैली में लिखी हुई है? तो ये मैं शैली में लिखी हुई संवादात्मक कहानी है गैंग्रीन कहानी।
सूखे की स्थिति का जिक्र, फ्लैशबैक की तकनीक का प्रयोग, पहाड़ का परिवेश, मिहल व दाड़िम के पेड़ों का उल्लेख, किस कहानी की विशेषताएं? कोसी का घटवार। कोसी का घटवार, ये भी ध्यान रखना है, शेखर जोशी के द्वारा लिखा गया है इसको। आग में बहादुरी कूदते हैं जब तुम्हारा यह वकील, सिपाही और भिस्ती लोंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तम हिंदी कर सकता है। ये किस कहानी का कथन है? तो ईदगाह कहानी का कथन है, जो कि 1933 में प्रकाशित हुई थी। और ये कौन बोलता है? तो ये हामिद बोलता है। वो अपने जो चिमटा है ना, उसको रुस्तम हिंद की उपाधि देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चीप की दावत कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है और ये किसके द्वारा रचित है? तो ये पहला पाठ नामक कहानी संग्रह में संकलित है, जो कि 1957 में आई थी। और ये भीष्म साहनी की कहानी है, चीप की दावत। चीप की दावत कहानी में माँ ने अपने बेटे से कहाँ भेजने के लिए कहा था? माँ चीप की दावत में, जब चीप यानी कि जो शामनाथ इसमें जो पात्र है, उसका बॉस आता है उसके घर पर, है ना, उसने उसे दावत पर इनवाइट किया है ना, चीप की दावत। और उसकी जो बूढ़ी माँ है वो शर्माता रहता है, मतलब उसे बुरा लगता है, शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो अपनी माँ को कहाँ छिपाए, है ना। सारा सामान जो गंदा होता है, यानी कि जो गंदगी होती है उस सबको तो छिपा देता है, लेकिन अपनी माँ को कहाँ छिपाए, वो बहुत सारी चीज़ें सोचता है ना। ये जरूर आपने पढ़ लिया होगा क्योंकि पेपर बहुत पास में है। और माँ ने अपने बेटे से भेजने के लिए कहा था कि मुझे तुम हरिद्वार में छोड़ आओ। शहर में आग लगी थी, बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। ये पंक्तियां किस कहानी से ली गई हैं? तो ये अमृतसर आ गया कहानी से ली गई हैं। 1973 में ये प्रकाशित हुई थी। और ये किसकी कहानी है? ये भी भीष्म साहनी की कहानी है। पटरियां, नया मकान, मौका परस्त, अभी तो मैं जवान हूँ, इंद्रजाल, भगोड़ा, अमृतसर आ गया, ये सारी की सारी कहानियां किसके द्वारा लिखी गई है? तो भीष्म साहनी की कहानी है। सिक्का बदल गया कहानी किस पत्रिका में और कब प्रकाशित हुई थी? तो सिक्का बदल गया है कृष्णा सोबती की कहानी है, जो कि सर्वप्रथम जुलाई 1948 में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाद में बादलों के घेरे में इसको संग्रहित किया गया था 1980 ईस्वी में। शेरा, साहनी, जौलदार, नवाब, बीबी, फिरोज, इस्माइल, हसीना, ये सभी पात्र सिक्का बदल गया कहानी में आते हैं। सानी, कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठी नहीं हो सकती, और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। सानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे गले से कहा, रब तुहानू सलामत रखे, बच्चा खुशियां बख्शे। ये पंक्तियां किसने कही थी? तो ये इस्माइल ने कही थी सिक्का बदल गया कहानी में। यानी कि उसने कहा था कि सानी, कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठी नहीं हो सकती, है ना। और अपने साफे से आंखों का पानी पहुंच लिया। जब सिक्का बदल गया जो कहानी है, उसमें साहजी और सानी है। सानी, जब देश का बंटवारा होता है तो जो सानी है उसको अपना गांव, अपना हवेली छोड़ के जाना पड़ता है। तब इस्माइल उससे कहता है कि अब आप जा रही हो तो हमसे कुछ कह जाओ, है ना। वहाँ पर मुसलमान रहने थे और हिंदुओं को जाना था, है ना। तब जो साहनी है वो ये बातें बोलती है। ठीक है, इसमें दो पंक्तियाँ अलग अलग लोगों की हैं। माता दीन, कोतवाल, बलभद्र, राम सजीवन आदि पात्र किस कहानी से लिए गए हैं? तो यह इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। नेक्स्ट है यहाँ पर, निर्दोष को दोषी करार देने पर व्यंग्य, भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था पर व्यंग्य, भारतीय पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली पर व्यंग्य, चांद के काल्पनिक चित्रण द्वारा भारतीय पुलिस एवं व्यवस्था पर व्यंग्य। ये किस कहानी की विशेषताएं? तो ये इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। पिता कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो ये फेंस के इधर उधर में संकलित है, जो कि 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये ज्ञान रंजन की कहानी है। राजा निर्वंशिया कहानी में आए पात्रों का विवरण। राजा निर्वंशिया में कौन कौन पात्र हैं ये जरा एक बार याद कर लीजिए। जगपति, चंदा, वचन सिंह, राजा निर्वंशिया, रानी, जमुना सुनार और माँ चाचा, ये सब इसमें पात्र आते हैं। मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा जरूर जाऊंगा, और तब एक चांद के लिए, एक क्षण के लिए उनकी आंखों में गीली सी नमी छा जाती। परिंदे कहानी में ये किसका कथन है? यानी कि जो विदेशी आदमी था वो कौन था? तो डॉक्टर मुखर्जी थे, है ना, जो कि बर्मा से आए थे। बर्मा जिसे म्यांमार के नाम से जाना जाता है, यहाँ से आए थे। और आते आते रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, और वो उनकी बाद में इच्छा थी कि मरने से पहले मैं एक बार बर्मा दोबारा जरूर जाना चाहूँगा। लतिका, मिस्टर ह्यूबर्ट, करीमुद्दीन, मिस वुड, मेजर ग्रीस नेगी,
डॉक्टर मुखर्जी, सुधा, जूली, ये सभी किस कहानी के पात्र हैं? तो ये परिंदे कहानी के पात्र हैं, जो कि निर्मल वर्मा जी की कहानी है। तो यहाँ पर हमारे वन लाइनर क्वेश्चन थे हिंदी कहानी से। उम्मीद है आपको जरूर ये हेल्प करेगी क्लास, और आपको पसंद भी आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और प्लीज़ कमेंट करके 1 सेकंड अपना, बस 1 सेकंड में लगेगा, कमेंट करके आप जरूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी।